Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. और हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंस जो होता है उन लोगों में जो हमेशा आशावादी होते हैं और वो लोग जो हमेशा निराशावादी होते हैं। आशावादी लोग यानी हाई होप पीपल बहुत सारे रास्ते निकालते हैं अपने गोल को पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हमेशा विलिंग होते हैं नई अप्रोच ढूंढने के लिए। इसमें कि जो निराशावादी लोग या जिनके आशा कम होती है, यहाँ पे लो होप पीपल नाम दिया हुआ है, वो एक ही अप्रोच में जाते हैं, वो नए एवेन्यूज़ नहीं ट्राई करते। सारी थॉट जो है वो प्रॉब्लम फोकस्ड है, अवॉइड करते हैं चीज़ों को। लो होप पीपल एक पैसिव ज़िंदगी को जीते हैं। जब मैं ये बात कर रही हूँ तो आपने अपने आप को देखना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। वो पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखते और हाई होप पीपल हर तरह के इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक फीडबैक देखते हैं, सर्च करते हैं कि और कौन सी फिजिबल अप्रोचेस हो सकती हैं। हाई होप पीपल 100% कमिट रहते हैं एक स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए। उनके उद्देश्य अटल होते हैं लेकिन खुद वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं उस प्रोसेस के लिए, उस रास्ते के लिए जहाँ कि वो अपने गोल को, जिससे कि चल के वो अपने गोल को अचीव कर सकें। मतलब ये नहीं कि रिजिड है, ऐसे होगा तो ये होगा, वैसे होगा तो ये होगा। वो अपने आप को बदलते चले जाते हैं जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। आर यू लाइक दैट? क्वेश्चन इज। डॉक्टर एंजेला डकवर्थ एक्सप्लेन करती हैं ह्यूमन मैच्योरिटी को और उनकी रिसर्च से ये पता लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ज़्यादा ग्रिटियर होते चले जाते हैं। और ग्रिटी होने के लिए क्या चाहिए? मीन्स आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय तक उसे परस्यू कर रहे हैं, चाहे कितने भी सेटबैक हों, चाहे कितनी भी रुकावटें आए रास्ते के अंदर। कोई ऐसा व्यक्ति जो अगर एक उद्देश्य पे चला और फिर वहाँ काम नहीं हुआ, फिर दूसरे पे चला गया, फिर तीसरे पे चला गया, वहाँ पर वो ग्रिटी नहीं है। एक खेलने वाला व्यक्ति, एथलीट जो होता है, एक गेम खेली पर दूसरे में चले गई, वो ग्रिटी नहीं है। ग्रिट वो है जो आप सालों साल तक, रादर डिकेड्स तक अपने रास्ते पे टिके रहते हैं। ग्रिट का जो सेकंड एस्पेक्ट है मैच्योरिटी, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैच्योरिटी हमारे पास कब आती है? जब हम कमिटेड होते हैं स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करते हुए, बेटर रास्ते चुनते हुए, ऐसे सिस्टम क्रिएट करते हुए ताकि आप अपने गोल्स को रियलाइज़ कर सकें। तो एक हाई होप व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने आप को पहले एक गोल के लिए कमिट करना है, प्रोसेस के लिए नहीं। इसमें ना फंस जाएं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये हो जाएगा। पेशेंटली एंड परसिस्टेंटली आप ढूंढें नए और बेटर रास्ते जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। जैसे कि फ्रैंकल को पता था कि एक क्लियर पर्पस था उसके फ्यूचर का और उसकी आशा उसके से जुड़ी हुई थी। हाई होप पर्सन जो होगा ना, फ्रैंकल की तरह, वो 100% कमिटेड होगा उस परस्यूट के लिए, 100% फ्लेक्सिबल होगा उनके रास्तों के लिए ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। पेज नंबर 14 पे बुक कहती है, एंड विच इज़ वेरी वेरी ट्रू, कि जब ज़िंदगी में कोई क्लियर पर्पस नहीं होता है ना, तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, ये डिटेरोरेट करने लगती है, एक्सक्यूज़ेस को ढूंढती है। बिना आशा के कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपके भविष्य को पता है सबसे ज़्यादा थ्रेट किस चीज़ से है? किसी चीज़ की आशा ना होना। बिना आशा के ये पल, ये प्रेजेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बिना आशा के आपके पास कोई क्लियर गोल्स नहीं है, कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। बिना आशा के कोई रास्ता नहीं है, कोई, यू जस्ट डिके। और इसके साथ में जो कॉन्वर्जेशन है कि आपके भविष्य के लिए अगर आपके पास कोई आशा नहीं है तो आपका आज का कोई भी मीनिंग नहीं है। इस पे मनन चिंतन हमने कैसे करना है? स्पेशली हाउसवाइफ्स, स्पेशली वो लोग जो अब एक्टिव बिजनेस में नहीं हैं, उनको कोई ना कोई हॉबीज़ परस्यू करनी है, कोई सोशल सर्विस करनी है। सो आई हैव अ फ्रेंड जिसे कैंसर हुआ और वो अब उसने शी बाउंस्ड बैक, शी इज़ ऑल राइट, और अब वो सोशल वर्क में लग गई है। तो मैं ये देखती हूँ कि इवन एट द एज ऑफ 55 to 56 शी इज़ एक्टिव एंड वर्किंग। आप अगर ये सोचो कि वो
एक घर चला रही है, इतनी बड़ी बीमारी से निकली है, अगर वो ये सोशल वर्क नहीं करे तो उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या करेगी। और अभी इतनी ज़ील और जस्ट है उसके अंदर जीने के लिए कि उसको देख के मैं इंस्पायर्ड हो जाती हूँ। तो जैसा जीवन जिया है, लेकिन अगर आज भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं है, रीथिंक। अपने अपने वो जो बचपन के दिन, वो जो अपने यूथफुल डेज में हम सपने लेते थे, रिकिंडल समथिंग, यू कैन डू सो मच। जो बुक्स पढ़ी हैं इकिगाई के ऊपर, और बहुत वहाँ पे 9400 ईयर्स तक लोग कुछ ना कुछ करते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पैसे के लिए ही किया जाए। हमने यार जीवन जीना है, सो डू राइट वॉट यू आर डूइंग। प्रॉमिस मी कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रहे होंगे। चलिए आगे चलें। सो जो थ्रेट नंबर 2 था, अ रिएक्टिव नरेटिव अबाउट योर पास्ट स्टंट्स योर फ्यूचर। और माइक टायसन लिखते हैं कि हर एक के पास एक प्लान होता है, जब तक कि उनको पंच नहीं पड़ता, वो प्लान फुस नहीं होता या कुछ उसके लिए रुकावट नहीं आती। और फिर ये जो पास्ट है, इसके लिए हम कितने रिएक्टिव होते हैं, उसने जी मेरे लिए ये कर दिया, इसमें ये हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया, और हम उसमें स्टक रहते हैं। तो पास्ट क्या है, हम उसे एक मीनिंग दे देते हैं, और जो मीनिंग देते हैं वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स ऑलरेडी गॉन एंड ओवर। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मैं उसे पढ़ चुकी हूँ, और इट्स अ वेरी आई ओपनिंग एग्जाम्पल है। उसमें जो नरेट कर रहे हैं लिखते हैं कि मैं 16 साल की था, तो मेरी माँ, मेरे 2 भाई और मैं अपने क्लोज़ फ्रेंड को मिलने के लिए कार में गए। माँ थकने लग गई तो मैंने बोला कि चलो मैं गाड़ी चला जाता हूँ, और मेरी माँ बैक सीट पे गई। आगे एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जब मैं गाड़ी चला रहे थे, मेरी गाड़ी के टायर मट्टी में फंस गए, और गाड़ी जब फ्रीवे पे स्पिन करी तो ये फ्लिप हो गई और मेरा हेड क्रैश किया एक विंडो के साथ में, और मैं अचेत हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। जब मैं उठा, मैंने मेरे भाई जेकोब को बैक सीट पे रोते हुए सुना। दूसरा भाई चिल्लाया कि माँ गाड़ी के अंदर नहीं है। जब गाड़ी फ्लिप हुई तो माँ 80 फीट अक्रॉस द पेमेंट पे, बिल्कुल जैसे गुड़िया नहीं होती है जो फेंक दी जाए, उस तरह से वहाँ जा चुकी थी, वहाँ फेंकी जा चुकी थी। भी बच्चा अपनी माँ को इस प्रकार से नहीं दे सकता था, अपने किसी भी पेरेंट को इस प्रकार से नहीं देख सकता। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। पैरामेडिक्स आए, हमें एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल में लेके गए, हम सब हॉस्पिटल में थे। तब एक पुलिस ऑफिसर हमारे कमरे में आया और उसने पूछा, तुम में से बेन कौन है। मैं जब अपने बिस्तरे से उठ के पुलिस ऑफिसर से मिलने गया तो मैंने देखा कि मेरे तकिए के ऊपर कुछ बाल पड़े हुए। तो पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया, क्योंकि तुम स्टेट ऑफ शॉक में हो, इसकी वजह से ये बाल तुम्हारे झड़ रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। इस गाइस लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तुम्हें अभी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी चॉइस बनानी है कि इस सिचुएशन को तुम कैसे हैंडल करोगे। बेन लिखते हैं कि उस पुलिस वाले ने मुझे बताया कि कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर जिस व्यक्ति ने काम करना था, उसने बैरियर्स लगाने थे जो उसने नहीं लगाए। ये एक्सीडेंट तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। पुलिस वाले ने, बेन कहते हैं, हेल्प की कि मुझे और मेरे भाइयों को उस सिचुएशन की ओनरशिप लेने के लिए। नाउन ट्रॉमा एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर लेवाइन क्या कहते हैं कि ट्रॉमा ये नहीं है धक्का, जिसे हम कहते हैं ना, मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा धक्का लगा। धक्का ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। धक्का ये है कि आप अपने अंदर क्या उसे कैसे होल्ड कर रहे हैं, खास करके जब आपकी ज़िंदगी में उस समय कोई ऐसा विटनेस नहीं होता है जो आपके प्रति एम्पैथेटिक हो। पुलिस ऑफिसर बेन लिखते हैं, मेरे प्रति एक एम्पैथेटिक विटनेस था। एम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति से भरा हुआ। पुलिस वाले ने, बेन कहते हैं, मुझे उस शॉक, उस दर्द को प्रोसेस करने का तरीका बताया। उसने मुझे रोने दिया, उसने मुझे प्रोएक्टिव बनाया कि मैं अपने एक्सपीरियंस को अपने माइंड में कैसे फ्रेम करूं। सो गाइस, हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन तब तक जब तक कि कुछ पंच हमें नहीं पड़ता है। पंच का मतलब क्या होता है मालूम है? मुक्का। और ये ज़िंदगी हमें जो भी पंच दे, हमारा जो पास्ट है ये सिर्फ एक स्टोरी है,
कहानी जो हम चूज़ करते हैं कि अगर वो हमारे आज के प्रेजेंट को या फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगी। अगर हमने इस पास्ट को नेगेटिवली अपने दिमाग में ले लिया तो हमारे जितने भी गोल और उद्देश्य है ना, ये रिएक्टिव होंगे, ये बेस्ड होंगे हमारे पास्ट पे, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होंगे, अवॉइड करने वाली चीज़ों के होंगे। इस प्रेजेंट में हमेशा पेन को इधर उधर दबाने की कोशिश कर रहे होंगे। जिस समय ना हम रिएक्टिव होते हैं ना, ज़िंदगी बस हमारे ऊपर हैपन होती है, हमारा कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर, ये याद रखें। आप एकदम विक्टिम फील करते हैं। बहुत ही पावरफुली बुक लिखती है, इमोशनल हेल्थ हैपन्स। भावनात्मक रूप में आप स्वस्थ कब होते हैं? जिस समय आप पॉजिटिव पास्ट, अपने भूतकाल के प्रति पॉजिटिव रहते हैं और फ्यूचर भविष्य के प्रति एक्साइटिंग होते हैं। और पॉजिटिव पास्ट होना डिपेंड पता है किस पे करता है? इस पे नहीं कि हुआ क्या है, इस पे डिपेंड करता है आपने उसके बारे में स्टोरी क्या बनाई है, कहानी क्या बनाई है, सोच क्या बनाई है। यहाँ पे ना मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन माय फादर डाइड, ही लेफ्ट मी अ स्मॉल प्रॉपर्टी, वेरी ब्यूटीफुल, जो उनकी सबसे प्रिय थी। और मेरे भाइयों को बहुत कुछ दे के गए थे और मेरे भाइयों ने बोला कि ये विल तुमने फोर्ज किया। एंड आई वॉज रिएक्टिव, इट वॉज वेरी पेनफुल। I fought with no empathetic attitude. I fought with no love. I hated everybody. 7 साल एक बिटर लिटिगेशन चला, बहुत ही कड़वी चीज़ें। मेरी मदर उसमें बीमार हो गई। फिर मैंने लैंडमार्क में थी मैं उस समय। लैंडमार्क ने मुझे वो सारे पेन को प्रोसेस करना सिखाया। आई मेड गुड फ्रेंड्स, मेरे कोचेस थे वहाँ पे। एंड इनसाइड दैट मैंने उस लिटिगेशन से बाहर आई मैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर मैं उसे पीछे देखती हूँ तो कोई बहुत अच्छी प्लेजेंट मेमोरीज़ हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी, मैं ये भी नहीं बोल रही कि मैं 100% उससे बाहर हूँ, लेकिन हाँ, मैं अब उसे रीलिव नहीं कर रही हूँ। आई हैव रिकंसाइल्ड विद माई ब्रदर्स। मे बी आई विल नॉट ट्रस्ट देम द वे आई यूज टू डू व्हेन आई वॉज यंग, बट आई डोंट हेट देम एनी मोर। क्योंकि अभी जब ये बुक पढ़ रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ तो फिर से अपने आप को पूछ रही हूँ, शालिनी, आर यू रियली आउट ऑफ दैट पास्ट ऑफ योर्स? इज योर फ्यूचर वेरी एक्साइटिंग टू यू? आर यू नॉट ब्लेमिंग एनी वन? इतना अपने आप से पूछ रही हूँ तो कई जगह बहुत ब्रेक थ्रू नज़र आ रहे हैं, पर कई जगह बहुत ब्रेक डाउन भी नज़र आ रहे हैं कि मैं शायद बहुत सारी चीज़ों से बाहर नहीं हूँ। हाँ, मैं लोगों से शायद कुछ अपसेट भी हूँ। सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग। आर यू गोइंग टू वर्क? लेट्स ऑल ऑफ अस वर्क। और ये नाराज़गियाँ जो हमने पहले की रखी हुई हैं, जो डर पहले से रखे हुए हैं, जो विक्टिम मोड पहले का रखा हुआ है, कैन वी वर्क ऑन इट? डू शेयर व्हाट आर यू गोइंग टू डू in your life to have your past not reactive, not in a victim mode. On page number 18 the book says, past क्या है? past एक मीनिंग है जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं। और ये याद रखें, फिर ये मीनिंग आपके आज के प्रेजेंट मोमेंट को और आपके फ्यूचर सेल्फ को डिक्टेट करता है। हमें पूरी आज़ादी है उस स्टोरी को चूज़ करने की जिसे हम अटैच कर रहे हैं। क्या स्टोरी हमने अटैच करी है? लेट्स डिस्कवर दैट। लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को चर्चा का विषय बनाए। दुख, रंज, गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। आई एम रियली गोइंग टू वर्क ऑन इट। जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड।